गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग 6 तारीख का द हिंदू देखेंगे। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? रेन ट्रिगर्स लैंडस्लाइड इन वेस्ट बंगाल। इस समय आपको पता है कि वर्षा बहुत हो रही है। कारण जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसी का प्रभाव है कि इस बार जो वर्षा काफ़ी लेट हो रही है, जैसे हो रही जनरली हमारे यहाँ वर्षा का सीजन क्या होता है, जून जुलाई से स्टार्ट होती है और सितंबर तक खत्म हो जाती है। अभी अक्टूबर में भी वर्षा हो रही है। तो ये हुआ कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल की घटना है। और कहाँ? एक लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड को भूस्खलन कहते हैं। हिंदी में भूस्खलन, इंग्लिश में लैंडस्लाइड। लैंड का खिसकना, तो ये घटना कहाँ की है? पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। लैंडस्लाइड पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, क्योंकि ये घटना आपको मैदानी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ेगी। तो यहाँ वेस्ट बंगाल में जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, वहीं पर हुई है। तो जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्र कई कारणों से फेमस है। जैसे वहाँ पर लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। जब भी दुर्घटना होती है तो क्या होता है? ये लोग फंस जाते हैं। एक दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र के जो लोग हैं, क्या है? मैदानी क्षेत्र के लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए। विशेष रूप से दिल्ली है, यूपी है, तो ये लोग जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र में टूरिज्म के लिए। और जब पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो इन लोगों को यहाँ पर जो पर्वतीय वहाँ रहते हैं लोकल लोग, उनको एक तो लाइवलीहुड मिलता है, मतलब आजीविका मिल जाती है। प्लस जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, जो कह सकते हैं आप, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वाली स्थिति में होते हैं, मजबूत स्थिति में होते हैं, वो वहाँ पर होटल वगैरह चलाते हैं, जिससे इनको खूब लाभ होता है। तो होता क्या है कि इन होटलों का विकास होता है वहाँ पर। होटल है, फिर उसके साथ रोड वगैरह है, तो उसको अवसंरचना बोलते हैं। और इस क्रम में क्या होगा, वहाँ पर जो जैव विविधता होती है, जो जंगल होते हैं, जैव विविधता, जंगल, ईटीसी को क्या करते हैं? काटते हैं, मतलब उसको नुकसान होता है। मिट्टी कमजोर होती है। फिर जब बारिश होती है, वर्षा हुई तेजी से, तब क्या होगा? ऊपर से लैंडस्लाइड करके नीचे आ जाती है, जिसी को बोलते हैं भूस्खलन। तो ये भी एक कारण है, आप इसको नोट करेंगे जब भी लिखना है इसके बारे में, भूस्खलन। तो ये एक बड़ा कारण ये है कि मैदानी क्षेत्र के लोग जो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो होटल का डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो इको सेंसिटिव जोन में किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर नुकसान होता है जब बारिश होती है। तो एक रीजन ये हो गया, ये फ्रीक्वेंट न्यूज में रहता है लैंडस्लाइड का। ठीक है, तो हम ये समझाने का प्रयास कर रहे थे, जैसे वर्षा हुई, यहाँ पर रीजन क्या है? जैसे वर्षा हुई, वर्षा होने से जो आपकी मृदा होती है सेचुरेट हो जाती है, मतलब एक सीमा तक ही वो जल सोखती है। और जब सेचुरेट हो जाएगी तो कण कमजोर हो जाते हैं, पकड़ जो होती है, कणों की जो पकड़ होती है वो कमजोर हो जाती है, और फिर नीचे की ओर स्लाइड कर जाती है। इसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड। नेक्स्ट क्या है? स्पोर्ट्स से ईरानी कप हो रहा था, कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? स्पोर्ट्स का नाम है क्रिकेट। और विनर कौन रहा इसका? विदर्भ टीम, विदर्भ की टीम इसकी विनर रही। नेक्स्ट है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के। एथेनॉल ब्लेंडिंग अ गेम चेंजर। ये अमित शाह गए हुए हैं महाराष्ट्र में, तो वहीं पर इन्होंने ये बयान दिया है, कहा है। अमित शाह आप जानते हैं भारत के गृह मंत्री हैं।
उसमें कैसे गेम चेंजर है। एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, पहले एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। ब्लेंडिंग मिक्स किया जा रहा है, इसको किससे मिक्स कर रहे हैं, पेट्रोल से। कितना परसेंट इसकी मात्रा हो गई है बढ़ाते बढ़ाते, 20%। रेस्ट ऑफ पेट्रोल। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, जो बाइक्स चलाते हैं, कार हैं और बाइक्स में। तो इसकी वजह से अब जहाँ 100% पेट्रोल लगता था वहाँ 20% एथेनॉल लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कई फायदे होंगे। एक तो हमको फायदा होगा, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि। कैसे, क्योंकि हमारे पास ये घर में उत्पादन होता है, डोमेस्टिक रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन नहीं प्रोडक्शन, घरेलू स्तर पर उत्पादन होता है, तो ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ हमारी जो आयात है कच्चा तेल का, वो कम होगा। जब कच्चे तेल का आयात आपका कम होगा तो हमारा जो मुद्रा है बाहर जाता है वो बचेगा। फॉरेक्स बचत, सेविंग, और इससे हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे क्योंकि इसका उत्पादन घर में हो रहा है। तो ये तो अर्थव्यवस्था को फायदा हो गया। दूसरा क्या होता है, एथेनॉल का जो उत्पादन होता है किससे करते हैं, गन्ना से, शुगर केन, प्लस राइस, चावल, प्लस कॉर्न, मक्का, इनका प्रयोग किया जाता है एथेनॉल के उत्पादन के लिए। और ये कहाँ कौन उत्पादन करता है इसका उत्पादन, चाहे गन्ना हो, चाहे राइस हो या मक्का हो, हमारी सोसाइटी का एक ग्रुप है किसान। किसानों द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है और इनका यूज करके लोग क्या बनाते हैं, एथेनॉल। या जब किसानों द्वारा उत्पादन होगा इसका, इसका मतलब किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। आम के आम गुठलियों के दाम। कैसे, गन्ना वाले संदर्भ में विशेष रूप से। और जब इनको अच्छा दाम मिलेगा तो किसानों की आय क्या होगी, बढ़ जाएगी। किसानों की आय वृद्धि का मतलब किसानों में खुशहाली। आय बढ़ेगी तो इनके ऊपर जो डेब्ट ट्रैप है या जो कर्जा है, कर्जा खत्म रहेगा या कर्जा नहीं होगा। यहाँ पर कर्जे का रेफरेंस क्यों आ गया, कर्जा का मतलब होता है लोन, जो लेते हैं कहीं कहीं तो बैंकों से लेते हैं जिसे संस्थागत ऋण कहा जाता है, और कहीं कहीं गैर संस्थागत ऋण लेते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है गैर संस्थागत में क्या आता है। गैर संस्थागत मतलब जो संस्था से ना लिया गया हो, जैसे दोस्त व्यवहारी, तो दोस्तों से लिया किसी, विशेष रूप से जो जमींदार होते थे, महाजन हैं, रिश्तेदार हैं, इनसे जो लोन लेते हैं वो सब गैर संस्थागत ऋण में आता है। या जो आढ़ती होते हैं और ये लोन देते हैं हाई रेट पर, और हाई रेट का मतलब उच्च ब्याज दर पर, और ऐसे में लोग चुका नहीं पाते हैं तो उसके जाल में फंस जाते हैं, ऋण के जाल में, और फिर सुसाइड कर लेते हैं किसान। ये बड़ी समस्या कहाँ की है, ये महाराष्ट्र में भाषण दे रहे थे। तो ये प्रॉब्लम विशेष रूप से कहाँ से आती है, ये जो गन्ना उत्पादन बेल्ट है, जैसे एक तो महाराष्ट्र में विदर्भ है, मराठावाड़ा में भी बारिश हो गई है बहुत तेजी से, तो वहाँ पर किसानों की फसल नष्ट हो गई है। गुजरात है यहाँ, और ये सुसाइड वाली टेंडेंसी विशेष रूप से यहाँ पर है महाराष्ट्र में, विदर्भ और मराठावाड़ा में।
उत्पादन का यहाँ पर होता है महाराष्ट्र में, गुजरात में और यूपी में। तो इसका इलाज है इन सब चीज़ों का। उसी पर कह रहे थे कि गेम चेंजर है कैसे। तो इस तरह से किसानों को खुशहाली, खुशहाली मतलब किसानों की समृद्धि, इस तरह से गेम चेंजर हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि जब गन्ना का क्रशिंग सीजन होता है, गन्ने की पिराई वाला, उस समय तो ठीक है, गन्ने से एथेनॉल बन जाएगा। लेकिन गन्ने का जब पिराई का सत्र खत्म हो जाए, तब इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसका उत्पादन के लिए एथेनॉल की। यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली ये है कि शुगर मिल जो चलती हैं, शुगर मिल सेक्टर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित करने का काम किया था, कोऑपरेटिव, वो काम किया था, कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने का काम विठ्ठल विखे पाटिल, ये पायनियर थे, इसमें प्रणेता थे। ये थे, इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड्स विश्व की पहली कोऑपरेटिव शुगर मिल की स्थापना की थी भारत में। इसलिए इन्हें शुगर मिल सेक्टर में शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अब देखिए, जब हम डेयरी सेक्टर में बात करते हैं, जैसे डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव है, तो नाम सुना होगा अमूल का, बेस्ट एग्जांपल है। अमूल कहाँ की है, आणंद, गुजरात। यहाँ पर जो थे, उन्होंने भी शुरू किया था डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव का। बहुत से सेक्टर हैं। अब कोऑपरेटिव को जो है जोर देने के लिए सरकार ने सहकारिता मंत्रालय भी बनाया हुआ है। डेयरी सेक्टर में यहाँ पे काम किया था त्रिभुवन दास पटेल ने। इन्हीं के नाम पर याद होगा, अभी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है गुजरात में ही। सहकारिता मंत्रालय भी सरकार ने बनाया है अभी। और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना भी सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्या है, एक एयर इंडिया फ्लाइट उसमें एक सिस्टम लगा होता है, कोई भी ही सिस्टम है, फ्लाइट जो होती है उसमें रैट सिस्टम लगा होता है। ये एयर इंडिया की फ्लाइट ब्रिटेन जा रही थी। पहले रैट समझते हैं, फिर आपको पूरी घटना भी समझ में आएगी। रैट इज रैट एयर टर्बाइन, रैम एयर टर्बाइन। ये स्वतः काम करने लगता है इमरजेंसी के समय। इमरजेंसी जैसे इंजन फेल हो गया, दोनों इंजन, या एयरक्राफ्ट जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गया, या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, तब ये काम करता है और सेफली लैंड टेक ऑफ में हेल्प करता है। ब्रिटेन जा रही थी फ्लाइट, इसमें अचानक सब कुछ ठीक काम कर रहा था, रैट एक्टिवेट हो गया, रैट सिस्टम, सब कुछ ठीक था, फिर भी रैट सिस्टम एक्टिवेट हो गया और सेफली लैंडिंग हालांकि हो गई।
तो इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। अभी आपको याद होगा अहमदाबाद वाले जो अपने यहाँ दुर्घटना घटी थी, इसमें पूरा जो है एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। इसीलिए जांच के आदेश में दिए गए हैं, भाई देखा जाए क्या हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एयरक्राफ्ट में ही समस्या हो। नेक्स्ट क्या है, INS एंड्रोथ। इसको कमीशन किया गया है शामिल किया गया है कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। और बिल्ड बाई गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। शिप बिल्डर्स, शिप बिल्डर, गार्डन रीच एंड शिप बिल्डिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, ENGI। ये कहाँ है, कोलकाता में। ये PSU है, जानते हैं आप लोग, सरकारी कंपनी इसको बोलते हैं, तो इसको शामिल किया गया है। अभी हम लोगों ने कुछ और, ये जहाज है INS इंडियन नेवल शिप जहाज है। अन्य जो शिप हमने शामिल किए हैं उनके नाम है जैसे INS आड़ाला, निस्तर, नीलगिरी, उदयगिरी। इन सबको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये हो गया INS एंड्रोथ के बारे में। नेक्स्ट है, एक अभ्यास हुआ है कोंकण। किसके किसके बीच में होता है, भारत और ब्रिटेन। द्विवार्षीय द्विवार्षिक या द्विवर्षीय बाइनियल अभ्यास है कोंकण अभ्यास, और मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम मतलब नेवल अभ्यास है, नेवीज का। नेक्स्ट क्या है, एक टाइफून आया है। टाइफून कहाँ आते हैं, जो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी है वहां पर। उसका नाम रखा गया है मात्मो। और अभी एक और आया था टाइफून जिसका नाम था रगासा। ये वहीं पर आए हैं दोनों ही, चाइना वाले बेल्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है ADR, क्रिटिकल फॉर इंडियन कोर्ट्स। नेक्स्ट है हाई ADR, क्रिटिकल फॉर इंडियन कोर्ट्स। पहले हम ADR जानते हैं क्या है, फिर हम जानेंगे क्रिटिकल क्या है क्या नहीं है। ADR इज नथिंग बट अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम या मैकेनिज्म बोलते हैं, कुछ भी करो आप। ADR समझ गए क्या है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम या मैकेनिज्म। यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, पहले तो हम समझते हैं
रेड्रेसल का मतलब होता है समाधान करना। डिस्प्यूट का मतलब होता है समस्या। मतलब क्या हुआ, समस्या को लिखते हैं हम लोग विवाद, तो विवाद समाधान तंत्र है, लेकिन कौन सा है, वैकल्पिक है। वैकल्पिक का मतलब होता है कोई और सिस्टम भी होता है। तो देखिए सिस्टम क्या है, भारत में विवाद समाधान कैसे होता है। आपको कोई समस्या हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो किसके पास जाते हैं, कोई भी विवाद होता है तो कोर्ट जाता है। कोर्ट विवाद का समाधान करता है। भारत में कोर्ट की जो प्रक्रिया है 3 चरणीय है। कोर्ट भारत में कैसा है, 3 चरणीय है और इंटीग्रेटेड है। एकीकृत न्यायपालिका है हमारे यहाँ। कैसे, अगर आपको कोई समस्या है तो आप जाएंगे पहले लोअर कोर्ट, जिसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। कोई भी आपको समस्या हुई तो आपका केस यहाँ शुरू होता है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं, जिला कोर्ट। यहाँ पर केस करते हैं, फिर यहाँ से आपको समस्या हुई तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट से अगर समस्या है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कुछ मामलों में सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो अलग बात है। सामान्य रूप से ये फॉलो होता है। ठीक है, कोई समस्या है तो यहाँ जाएंगे। अब यहाँ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ संस्थागत तरीके से काम होता है। यहाँ पर काम कैसे होता है, काम होता है नियम से, नियम कानून से काम होता है। और जब नियम कानून से लगता है तो यहाँ पर क्या है, समय बहुत लगता है। समय बहुत लगता है, प्लस पैसा भी बहुत लगता है। इंग्लिश में शब्द बोलते हैं कास्ट इफेक्टिव नहीं है। पैसा बहुत लगता है, इसका मतलब यहाँ आप किस लिए आए थे, न्याय के लिए आए थे। तो यहाँ क्या हो गया, न्याय महंगा है। जब न्याय महंगा होता है तो आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। आम आदमी के लिए न्याय पाना दुष्कर हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, पेंडेंसी बहुत अधिक है। पेंडेंसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस, विचाराधीन मामले। मामलों की संख्या बहुत अधिक है। ये यहाँ की समस्याएं हैं। विचाराधीन मामलों की संख्या बहुत अधिक है। बहुत अधिक मतलब कितनी है, संख्या है करोड़ों में। किसमें, करोड़ों में। कुल लगभग लगभग मोटी मोटी याद रखेंगे 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है हमारी जुडिशरी में। 4.5 करोड़। इसमें अगर देखें, इस 4.5 करोड़ में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर लगभग 81,000 केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 63 लाख, और लोअर जुडिशरी जो 4.5 करोड़, मोटा 5 करोड़ पहुंच जाता है।
स्पेसिफिक डेटा नहीं दिया गया है कि किसका है, शायद ये टोटल है, तो आप ये मान के चलिए इतना पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर है, हाई कोर्ट का क्लियर है, ठीक है, उसमें दिया नहीं हुआ है। तो 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है। कारण एक तो जजों की संख्या कम है, प्लस रिक्तियां बहुत हैं, जजों के पद रिक्त बहुत हैं, 33% तक रिक्तियां हैं लोअर जुडिशरी में और हाई कोर्ट में। अब इन सब वजहों से सोचिए 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो कितने लोगों को समस्या हो रखी है, इसका समाधान क्या हो सकता है? व्यवस्था तो ये है, तो ये सारी जो व्यवस्था है हाई कोर्ट की, इन समस्याओं का समाधान क्या है? जितनी समस्याएं हमने पढ़ी, ये इनका समाधान है एडीआर। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद निपटारा तंत्र। तो ये काम कैसे करता है भारत में, ये देखिए। एडीआर क्या हो गया, एडीआर है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो यह वैकल्पिक विवाद निपटारण तंत्र है, निस्तारण तंत्र है। इसके अंतर्गत आर्बिट्रेशन को शामिल किया जाता है, मीडिएशन है, एंड कॉन्सिलिएशन को शामिल किया जाता है, सुलह समझौता। और इस चीजों के लिए सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है, उसका नाम है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। कौन से साल का है? 1996। पूछा भी जाता है, फिर समय के साथ इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, लेकिन एक्ट है 1996 का। इसके तहत विवादों का निपटारा किया जाता है। तो इसमें क्या समय सीमा फिक्स है, विवाद निपटारण के लिए समय सीमा फिक्स है, ठीक। ये तो हो गया। नेक्स्ट, एडीआर का संवैधानिक बैकिंग क्या है? एडीआर का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। मतलब संवैधानिक आधार। मतलब संविधान में कहीं ये बात लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, ये है इसका मतलब। तो इसका संवैधानिक बेसिस है अनुच्छेद 39A। इसमें लिखा हुआ है क्या? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सलाह या सहायता। ये 39A है आर्टिकल, तो इंसर्ट किया गया था, मतलब जोड़ा गया था 42nd संशोधन द्वारा, 42nd अमेंडमेंट, ईयर 1976 का। अब देखिए, इसी में देखिए समान न्याय मतलब सबको न्याय मिले समान रूप से, और सलाह भी मुफ्त रूप से मिल जाए तो अच्छा है।
मुफ्त कानूनी सलाह किसके लिए होगी? जो गरीब वर्ग है उनके लिए है। गरीब के लिए। और अब देखिए यहीं पर इसको समझेंगे इसी आर्टिकल के तहत, इसी के तहत एक सरकार ने कानून पास किया जिसे बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ये कौन से ईयर का है? 1987 का। इसी के तहत व्यवस्था की गई है किसकी? ये शुरू हो गया आपका एडीआर यहीं से, संवैधानिक प्रावधान किसका व्यवस्था की गई है? इसमें लोक अदालत की व्यवस्था की गई है। लोक अदालत की व्यवस्था। भारत में पहली लोक अदालत कब चली? कहाँ चली? 1999 में गुजरात में। तो लोक अदालत जो होती है इसमें एक जज होता है, न्यायिक सदस्य होता है और एक विशेषज्ञ होता है, एक्सपर्ट। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने मामले ले जा सकता है, मामलों की सुनवाई होती है। और मामलों की सुनवाई होती है तो यहाँ पर जो निर्णय आता है, क्या फाइनल जो निर्णय आता है, निर्णय अंतिम होता है यहाँ पर। मतलब ये इसके खिलाफ, इस निर्णय के खिलाफ अपील नहीं कर सकते, इस निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं। ऐसा क्यों प्रावधान किया गया? क्योंकि ये जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कोर्ट में, तो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे आप, और हाई कोर्ट के खिलाफ अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि ये मामला लीगल सिस्टम के बाहर है, वैकल्पिक व्यवस्था है, तो इस निर्णय के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। लेकिन एक केस, लेकिन केस दाखिल कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, केस दाखिल कर सकते हैं या सूट दाखिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। कहाँ? जो भी आपका कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट में, बट ये जजमेंट चैलेंज नहीं होगा, चाहे लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो भी व्यवस्था हो वहां पे कर सकते हैं। ये हो गई लोक अदालत कैसे काम करती है। इस लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत 3 स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं, अथॉरिटी बनाई गई हैं। एक है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, फिर सालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके बाद है डालसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इस सालसा में मुझे लग रहा है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये होना चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। 3 स्तर पर है, तालुका स्तर पर भी बनाई गई है। तो ये तीनों काम करती हैं, हेल्प करती हैं गरीब लोगों की जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ये सलाह देने का काम करती हैं जो गरीब लोग होते हैं, और उनको लोक अदालत में हेल्प करती हैं। तो एडीआर का जो फायदा है वो क्या हुआ? एक तो आपको न्याय सस्ता है, सुलभ है। दूसरा, निर्धारित समय में आपको मिल जाता है।
और आपकी स्वयं की भाषा में होता है। और इससे आपस में जो सहयोग होता है वो बढ़ता है, सहयोग और समन्वय, ना कि कटुता बढ़ेगी जिन पार्टियों में विवाद हुआ। तो ये होता है इसका लाभ। अब हम लोग आगे चलते हैं। द हिंदू, 7 अगस्त का देखते हैं हम लोग। इसकी फर्स्ट हेडिंग क्या है? कोरल लार्वी क्रायोबैंक। कौन कर रहा है? फिलीपींस। क्या है मामला पूरा? कोरल लार्वी से पहले हम कोरल शुरू करते हैं। कोरल क्या होते हैं? सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हैं। सिलेंट्रेटा जो फाइलम होता है बायोलॉजी में उसी का। और इनका खोल, खोल का मतलब होता है कवच, बना होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। कार्बोनेट, CaCO3। और यही जब ये मर जाते हैं कोरल्स, तो इनके ऊपर नया कोरल आ जाता है, नया जीव आ जाता है, वो अपना बसेरा बनाता है, ये मर जाता है, डिसीज हो गया, इसके ऊपर फिर नया आएगा, और इस तरह से बनाते हैं कोरल रीफ। जैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, वो यही है, इन्हीं जीवों के द्वारा बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पर है। अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप ये है, तो ये वाला जो सिरा है यहाँ पर है। तो ये हो गया कोरल के बारे में। दूसरा, कोरल के साथ एक और जीव रहता है। ये रहते हैं, सहजीवी हैं, साथ साथ रहते हैं किसके? अलगी के। अलगी क्या होता है? शैवाल। शैवाल का काम क्या होता है? आप जानते हैं शैवाल क्या करते हैं? शैवाल करते हैं स्वपोषण, यानी स्वपोषी होते हैं। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और इनका ये जो अपना भोजन होता है, ये कोरल जो अपना घर बनाया है ऐसे, इसी में रहते हैं। ठीक है, तो ये रहते हैं, तो इनका जो भोजन बनता है, इसी भोजन को प्राप्त करते हैं कोरल। बदले में इनको क्या मिलता है कोरल से? कोरल से इनको मिलता है आवास, रहने की जगह, प्लस खनिज, खाना बनाने का सामान मिलता है इनको, और इनको मिलता है फूड। इसलिए ये रहते हैं साथ साथ में। और ये जो अलगी होते हैं, ये होते हैं रंग बिरंगे। इनका रंग होता है रंग बिरंगा, कलरफुल होते हैं बहुत, इंग्लिश में बढ़िया कलरफुल। इसकी वजह से ये कलरफुल होते हैं, इस वजह से जो कोरल होते हैं, कोरल रंगीन दिखते हैं। तो कोरल रंगीन होते नहीं है, रंगीन दिखते हैं, इसकी वजह से, अलगी की वजह से। अब
ये जो कोरल होते हैं इनके जीने के लिए कुछ विशेष कंडीशंस चाहिए। कहाँ पाए जाते हैं? पहले तो समुद्र में, समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में। जहाँ गहराई कम हो। अब गहराई कम हो क्योंकि ये समुद्र की तली में पाए जाते हैं, तो जहाँ पर गहराई कम होती है वहीं पर पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए? भोजन बनाने के लिए लाइट चाहिए। लाइट कम गहराई पर ही मिल पाएगी, नीचे नहीं मिल पाएगा। तो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। हर जगह नहीं, केवल ट्रॉपिकल रीजन्स में ये पाए जाते हैं और रंगीन होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक घटना घटती है कोरल ब्लीचिंग की। कोरल ब्लीचिंग, ये क्या होता है? ब्लीच का मतलब होता है रंग उड़ना। तो जब इन कोरल्स का रंग उड़ जाता है, रंग उड़ता नहीं है, लेकिन आप सबको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, रंग उड़ जाता है मतलब ये रंगहीन हो जाते हैं। कोई रंग ही नहीं बचा इनके जीवन में, रंगहीन हो गए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इनको रंग किससे मिला हुआ था? अलगी से, शैवाल से। जब शैवाल इनको छोड़कर चले जाते हैं किसी भी कारण से, तो ये रंगहीन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। कई कारणों से शैवाल चले जाते हैं, जैसे हो सकता है तापमान ज़्यादा हो गया हो सकता है उसमें अवसाद ज़्यादा हो, जो जल है, या हो सकता है वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा हो गया हो। इन सब कारणों से चले जाते हैं, कोरल ब्लीच हो जाते हैं। इनको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। और जब ये सब चले जाते हैं, रंगहीन हो गए, अलगी छोड़कर चला गया, तो कोरल भी मर जाते हैं। अभी तक आप कोरल और इनका रिलेशन समझ गए होंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, कोरल के मरने से। तो कोरल के बारे में अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इनको क्या बोलते हैं? कोरल को समुद्र का या समुद्री विस्वती वन। समुद्र का समुद्र में सबसे ज्यादा विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर ये पाए जाते हैं। विविधता कौन सी? जैव विविधता। जहां कोरल्स रहते हैं, इसलिए कोरल्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। ये हो गया कोरल के बारे में। इनकी जो संख्या है, कोरल ब्लीचिंग, संख्या नहीं, कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। इस वजह से इनको क्या बचाने की जरूरत है, प्रिजर्व करने की जरूरत है। और इस बचाने की जरूरत कैसे बचाया जाए, इसके लिए एक तरीका बताया गया है इनमें, जो चर्चा में आया है, क्रायो बैंक। कौन कर रहा है? इनिशिएटिव किसका है? ये फिलीपींस ने शुरू किया है। लेकिन यहाँ फिलीपींस अकेले नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्षेत्रीय प्रयास है, रीजनल इनिशिएटिव है। क्षेत्रीय प्रयास मतलब कई और देश भी शामिल हैं, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, आपका थाईलैंड है,
ताइवान है, पपुआ न्यू गिनी है, कई लोग मिलकर कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र है, जितने लोग शामिल हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं कोरल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर कोरल्स पाए जाते हैं विविध प्रचुर मात्रा में, और चूंकि इसे कोरल ट्रायंगल बोलते हैं, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज अमेजन ऑफ द सी, मतलब समुद्र का अमेजन इन्हें कहा जाता है। अमेजन से तात्पर्य जो अमेजन के जंगल हैं, क्योंकि सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पर विश्व में, तो इन्हें अमेजन ऑफ द सी कहा गया, कोरल ट्रायंगल को। तो फिलीपींस में क्रायो बैंक की शुरुआत की गई है। अब हम समझते हैं क्रायो बैंक का मामला क्या है। क्रायो बैंक में क्या करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, बैंक का मतलब होता है कोई स्थान जहां कोई चीज रखी जा सके। जैसे कि हम बैंक में क्या रखते हैं, पैसा। जीन बैंक में जीन रखते हैं, ब्लड बैंक में ब्लड होता है। तो जेनेटिक मटेरियल को संरक्षित रखा जाता है, करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, सेल्स या जीन है, या कोई आर्गन है, एम्ब्रियो है, इन सबको रखा जाता है क्रायो बैंक में। या लार्वी है, कोई भी जेनेटिक चीज, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो का मतलब होता है अत्यंत निम्न ताप पर। जहां पर भी क्रायो आए, जैसे क्रायोस्फीयर है फॉर एग्जांपल, क्रायोस्फीयर है, क्रायोजेनिक इंजन, वहां भी वही होता है। तो ये क्रायो का मतलब निम्न ताप पर, अत्यंत निम्न ताप पर। प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को मिला के क्रायो प्रिजर्वेशन एक विधि है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा अत्यंत निम्न ताप पर जेनेटिक मटेरियल को संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक। अभी एक और भी बात इसमें जोड़नी है हमें, अत्यंत निम्न ताप पर कैसे रखोगे। इसके लिए एक यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है अत्यंत निम्न ताप पर प्रिजर्व करने के लिए। कितने ताप पर करते हैं, -197 डिग्री सेंटीग्रेड। याद करने के लिए लिख लीजिए 200 से 3 कम, तो हो सकता है आसानी से याद रहे। इस तापमान पर प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। फायदा क्या होगा इसका, क्यों करते हैं ऐसा, जरूरत ही क्या है। जरूरत है क्या, इस समय
जो कोरल्स हैं, अभी यहाँ पर जो रेफरेंस है, एक चीज छूट गई, कोरल लार्वी को किया जा रहा है यहाँ पे, बस इन सबको किया जा सकता है, हमारा यहाँ पर पॉइंट सिर्फ कोरल लार्वी का है। करना सबको है, जिसको जिसको चाहे उसको हम लोग कर ही रहे हैं, यहाँ पर रेफरेंस कोरल लार्वी का है, तो यहाँ पर हम कोरल लार्वी की ही बात लिखेंगे हर चीज के मामले में, लेकिन वो वैसे ही रहेगी सच। तो जब प्रिजर्व करते हैं तो करते हैं कि जो प्रजातियां इंडेंजर्ड हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को हम कर लेते हैं प्रिजर्व। तो एक फायदा ये होगा इसका कि भविष्य में इनको पुनर्जीवित किया जा सकेगा, जब जरूरत होगी तो इसको रिजुविनेट कर पाएंगे, मतलब ये प्रजातियां हम फिर से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लार्वी को प्रिजर्व करेंगे तो कोरल्स को बचा लेंगे हम लोग, कोरल लार्वी को या लार्वा जो होते हैं। तो ये सब रीजन्स हैं इसको करने के। जैसे उनको प्रिजर्व कर दिया जाएगा, प्रिजर्व करने के बाद इतने लो तापमान पर होते हैं, क्या करेंगे, तो जब इनको निकालना होगा तो लेजर की सहायता से इनको मेल्ट किया जाता है, क्योंकि फ्रीज हो जाते हैं ना, लेजर की सहायता से मेल्ट करते हैं और फिर उनको निकालकर उनको कल्चर किया जाता है या तैयार किया जाता है, जो भी रखा गया है। तो ये फायदा होगा इसको प्रिजर्वेशन से। एक यहाँ टेक्नोलॉजी और यूज होती है क्रायो प्रिजर्वेशन में, जो आई है रेफरेंस में, विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन क्रायो प्रिजर्वेशन से थोड़ा बेहतर है, ये भी प्रिजर्वेशन की ही टेक्निक है, विधि है, क्रायो प्रिजर्वेशन की ही विधि है, लेकिन इसमें फ्रीजिंग का काम जो होता है त्वरित होता है, इंस्टेंट। इसका फायदा क्या होता है त्वरित होने का, कि इसकी वजह से जो जल होता है इसकी वजह से जल जब मेल्ट होता ओ फ्री होता है तो उसके क्रिस्टल्स बनते हैं, तो इसकी वजह से जो जल के क्रिस्टल्स या बर्फ के जो क्रिस्टल्स होते हैं नहीं बन पाते हैं या नहीं बनते हैं। तो इससे क्या होता है, जो प्रिजर्व किया गया है वो सुरक्षित रहता है। अगर क्रिस्टल बन गए तो वो जो जीव जिसको प्रिजर्व किया गया है वो रिवाइव नहीं हो पाएगा, पुनर्जीवित नहीं हो पाता है, तो ये सेफ ज्यादा रहता है, तुरंत प्रिजर्व कर गया। तो इसको ये है विट्रिफिकेशन टेक्निक। आपने एक चीज पढ़ा होगा यहाँ पर, जैव विविधता का संरक्षण। इसकी दो मेथड होती हैं, एक बोलते हैं इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब जहां है वहीं पर, एक्स सीटू मतलब बाहर। इसमें जैसे आपका बैंक है, जैसे क्रायो बैंक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एक्स सीटू का एग्जाम्पल है, क्रायो बैंक है, जीन बैंक है, सीड बैंक है, ये सब एक्स सीटू के एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर जो पढ़ रहे थे अभी कोरल, उसके बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे हम वहां पर मछलियां होती हैं, फिशिंग करते हैं लोग, जैव विविधता होती है, फिशिंग होती है। जो लोग फिशिंग करते हैं उनकी क्या होता है, उनके लिए आजीविका का स्रोत है, क्योंकि वो लोग मछली पकड़ के बेचते हैं। प्लस
जो लोग खा रहे हैं हमारे लिए खाना है, खाद्य सुरक्षा हमारी सुनिश्चित होती है वहां से। प्लस चूंकि ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है तो ये ऑक्सीजन भी जनरेट करते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा, तो ये कुछ इसके लाभ हैं। नेक्स्ट क्या है, नोबेल प्राइज दिया गया है। तो अभी आज आया है किसका, फिजियोलॉजी का, या फिजियोलॉजी का बायोलॉजी भी कह सकते हैं या मेडिसिन। 3 लोगों को दिया गया है। मैरी ब्रंकनो, मैरी ब्रंको, इनको, और फ्रेड रैम्सडेल, तीसरा है साइमन साकागुची, SAKAGUCHI, इनको दिया गया है। किस लिए दिया गया है, फॉर रेगुलेटरी टीसर्स के लिए, का पता लगाने के लिए, उसकी खोज करने के लिए, प्लस उसके कार्य। रेगुलेटरी टीसर्स करती क्या है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा होती है, इम्यून सिस्टम का, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो काम है इनका, ये अपने ये डिफ्रेंशिएट करती हैं, डिफ्रेंशिएट करने का काम, डिफरेंशिएट करने का काम करती है। किसको डिफरेंशिएट करने का काम करती हैं, कि कौन अपनी कोशिकाएं हैं, सेल्फ की हैं, और कौन फॉरेन बॉडीज हैं, फॉरेन इन्वेडर्स हैं। इन्वेडर का मतलब योद्धा नहीं, जैसे हमारा जो शरीर होता है, तो हमारे शरीर की स्व कोशिकाएं कौन सी हैं, अपनी कोशिकाएं कौन सी हैं हमारे शरीर की, और कौन सी बाहर से कोई आई हैं। जैसे इन्वेडर्स के तात्पर्य यहाँ वायरस है, बैक्टीरिया हैं, या माइक्रोब्स हैं। तो इन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट करती हैं। अगर डिफ्रेंशिएशन ना हो तो ये जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है, पता लगता है वो अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगे, तो ये हेल्प करती हैं उसमें। तो इनकी जो डिस्कवरी है वो हेल्पफुल है कई चीज़ों में, जैसे कि कैंसर के इलाज में, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर आया है, STT पर सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है। ये क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसको समझने के लिए टैक्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, लेना और देना। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ क्या है, जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयरों का लेन देन होता है, शेयर्स का लेन देन। तो इनके शेयर के लेन देन पर जो टैक्स लगता है वो है STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यही है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसका प्रॉब्लम क्या है कि जितना भी लेन देन करो, जैसे मान लीजिए कि 20 शेयर खरीदे गए,
20 शेयर आपने खरीदे, तो इस पर मान लीजिए 20 शेयर की कीमत थी 2,000 रुपये। 1% मान लीजिए है, दर काफी कम है, मैं 1% का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, STT 1% है, तो इसका 1% निकाल लीजिए, कितना बनेगा? 20 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक, जब आप बेचेंगे तो भी देना पड़ेगा 20 रुपये। 20 रुपये, तो कुल कितना दिया आपने? 40 रुपये। इस क्रम में 20 शेयर खरीदो, आप 20 शेयर बेचो, आपको लाभ चाहे हो हानि, हर स्थिति में आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना ही है। यही इसकी प्रॉब्लम है जिसको लेकर चैलेंज किया गया है। नेक्स्ट क्या है, जो टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में आया है, कैन अ थर्ड पार्टी बी लायबल फॉर मैरिटल डिसरप्शन। टेक्स्ट और कंटेक्स्ट का है, तो इसको समझना है तो पहले आराम से इसको हम समझते हैं कि मुद्दा क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे इसको समझते हुए। तो इस मुद्दे को समझने से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ बातें इसमें कही हैं, सम्मन जारी किया है, तो इसको समझने से पहले हमें विवाह समझना पड़ेगा। मैरिज, विवाह जो होता है उसमें दो लोग होते हैं, दो पार्टी होती हैं। एक पार्टी है ए, दूसरी पार्टी होगी बी। मिस्टर ए एंड मिसेज ए, मिसेज बी, है ना? तो ये हो जाएंगे हस्बैंड और ये हो जाएगी वाइफ। ठीक, इन दोनों के बीच संबंध है, कैसा? एकदम प्रेम परिपूर्ण संबंध है, भावनात्मक संबंध है और लगाव भी है। ये इसके लक्षण हैं इनके संबंध के। ठीक है, विवाह, कोई भी विवाह होता है उसमें ये चीजें होती हैं। अब एक इसमें शब्द यूज होता है, थर्ड पार्टी यूज हुआ है, तो ये हो गई एक पार्टी, ये हो गई दो पार्टी। इन दोनों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसको बोलते हैं स्पाउस। किसी ने बोला कि इनकी स्पाउस, तो इनकी स्पाउस का मतलब हस्बैंड भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। अगर पुरुष को बोला गया तो वो महिला का रेफर कर रहा है, महिला को बोला गया तो पुरुष को रेफर कर रहा है। स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ। दो पार्टी ये हो गई, एक तीसरी पार्टी है, एक्स कर लीजिए, ये है पुरुष। ठीक, इस पुरुष ने अगर इस महिला के साथ संबंध स्थापित किया, क्या किया? संबंध स्थापित किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैहिक या लैंगिक संबंध, तो इसको बोलते हैं एडल्टरी। एडल्टरी, ठीक है, क्या बोलते हैं? एडल्टरी। और एडल्टरी पहले क्या था? अपराध था, पहले अपराध था, और इसके तहत सजा मिलती थी, एक्स को सजा मिलेगी 5 साल की सजा थी। ठीक, एक्स को मिलेगी 5 साल की सजा। इसको, ये होगा क्राइम है एक प्रकार से, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये अपराध नहीं है, अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, जोसेफ जॉनसन करके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अपराध नहीं है,
इसको बोलते हैं कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री। एक शब्द में, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री। अब यहाँ पर कौन किसके ऊपर अपराध लगा? एक्स के ऊपर। वहीं एट द सेम टाइम क्या होता था कि वाइफ को अपराधी नहीं माना जाता है। ये था पहला केस। अब सुप्रीम कोर्ट ने कर ही दिया तो बात हो गई खत्म। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किया का अपराध नहीं माना जाएगा, तो यहीं पर एक और चीज आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड जो है, ये मिस्टर ए, हस्बैंड से पहले थोड़ा रुकिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडल्ट्री, ADULTARY, एडल्ट्री एक ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स का। तलाक का एक आधार हो सकता है, अपराध तो नहीं माना जाएगा, लेकिन तलाक का आधार हो सकता है। तलाक कौन लेगा यहाँ पर? तो मिस्टर ए के लिए मिस्टर ए तलाक ले सकते हैं इस आधार पर कि उनकी पत्नी का किसी और पुरुष के साथ संबंध है। ये है पूरा इतना मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया है, नया इसमें मोड़ क्या आया, एक टर्म यूज हुआ होगा, आपने पढ़ा होगा, एलिनिएशन ऑफ अफेक्शन। अब हम आपको बताए थे 3-4 बातें। ये क्या है? ये अफेक्शन शो कर रहा है। मतलब ये कि एक्स के द्वारा, यदि एक्स के द्वारा जानबूझकर, विलफुली, WIL है, विलफुली, या इंटेंशनल, यदि एक्स के द्वारा जानबूझकर मिस्टर ए एंड मिसेस बी के वैवाहिक संबंधों को के विवाह को, वैवाहिक संबंध, विवाह को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो यही कहलाएगा एलिनिएशन ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन मतलब प्रेम, प्रेम से अलग करना, क्योंकि इनके बीच जो संबंध था मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, मिसेस बी के बीच में, उसको तोड़ने का काम किया किसने? मिस्टर एक्स ने। तो ये हो जाएगा एलिनेशन ऑफ अफेक्शन। अब इसका परिणाम क्या होगा? जहां पर ऐसी स्थिति में जो मिस्टर ए हैं, दैट इज हस्बैंड, क्लेम कर सकता है, क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। किससे? मिस्टर एक्स से। लॉ की भाषा में एक है कि जिसने आपको हानि पहुंचाई है वही उसका भुगतान भरेगा। तो यहाँ इनके विवाह को हानि पहुंचाई है मिस्टर ए को मिस्टर एक्स ने, तो ये क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं, पैसे की मांग, मॉनेटरी क्षतिपूर्ति
और इसके लिए कोर्ट कर सकता है। तो यही दिल्ली कोर्ट ने किया है। अभी तो सम्मन जारी किया है। तो ये नई चीज आ गई है, भारत में इंट्रोड्यूस हो रही है। ये कंसेप्ट आउटडेटेड है। आपको यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर याद रखनी होंगी। जैसे ये कंसेप्ट क्या है, अप्रचलित है, अमेरिका वगैरह वगैरह में लगभग बैंड है। बैंड मतलब इलीगल है। कई राज्यों में तो चलता है फिलहाल, कई राज्यों में है, लेकिन अधिकांशतः वैश्विक स्तर पर एक्सेप्टेड नहीं है। ये वैश्विक स्तर पर एक्सेप्टेड नहीं है कि इसके लिए क्षतिपूर्ति मांगी जाए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, जैसे कि अपराध नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये वाला जो पॉइंट है। एक बात और कहा था, कारण क्या दिया था इसमें, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बेहद निजी मामला है और इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये यहाँ का हो गया। इसमें एक दो पक्ष और थे जब एडल्ट्री वाला आया था, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर, यहाँ दिल्ली वाले जो केस में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर महिला ने केस किया है, शैली महाजन करके केस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो महिला ने दूसरी महिला पर केस किया होगा क्षतिपूर्ति के लिए। यहाँ पर क्या था, एडल्ट्री में एक और कंसेप्ट था, मिस्टर ए और मिसेस बी हैं, ये दोनों मैरिड हैं। एक ये था कि मिस्टर मिसेस बी के साथ अगर मिस्टर एक्स संबंध बनाते हैं तो वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो ये अपराधी हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, 5 साल की सजा। एक ये भी कंसेप्ट है इसमें, अगर मिस्टर ए मान लीजिए ये किसी अविवाहित महिला से संबंध बना सकते हैं, या फिर किसी जो विडो होती है, विधवा, उससे संबंध बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस केस में मिस्टर ए को अपराधी नहीं माना जाएगा। तो ये बराबरी की बात नहीं है। मतलब मिस्टर ए शादी में तो हैं, लेकिन इनसे संबंध बना रहे हैं, तो लीगली कानूनन ये अपराधी नहीं है, जबकि इस केस में यहाँ देख रहे हैं ये अपराधी हैं, मिस्टर एक्स। तो ये भी उसमें एक कंसेप्ट था उस चीज को लेकर के। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।